साल 1911 अंग्रेजों ने नई दिल्ली को अपनी राजधानी बना दिया था। अंग्रेज यहाँ आए ही थे कि बंदरों ने उन्हें परेशान करके रख दिया। इनसे निजात पाने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन में भरकर पहाड़ के जंगलों में छोड़ दिया। अंग्रेजों को लगा कि बंदर अब अपने सही घर में हैं और वहां पर ये उछल कूद करते हुए शांति से रहेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिन बंदरों को उन्होंने जंगल में छोड़ा था वो दूसरे ही दिन अगली गाड़ी पकड़कर वापस दिल्ली पहुंच गए। जी हाँ, अगली गाड़ी पकड़कर वापस दिल्ली। भले ही ये अविश्वसनीय सी कहानी लगे, लेकिन यही सच है। और आज भी काफी हद तक बंदरों को शहर से भगाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। आज भले ही बंदर हर बार गाड़ी पकड़कर वापस ना आते हों, लेकिन ये तरीका काम करने की बजाय खतरनाक ही साबित होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्यारे से दिखने वाले बंदर इन खूंखार दिखने वाले तेंदुए और बाघ से भी ज्यादा खतरनाक हैं, तो क्या आप मानोगे? जाहिर है आप में से ज्यादा लोग कभी भी बंदरों को तेंदुए और बाघ से ज्यादा क्या बल्कि इनके जितना भी खूंखार नहीं मानेंगे। लेकिन अब जरा ये देखिए, ये जो खबरें आप देख रहे हैं ये वही बंदर हैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले खूंखार नहीं लग रहे थे। इन बंदरों ने न सिर्फ जंगल छोड़ गांव और शहरों को अपना ठिकाना बना लिया है, बल्कि ये करोड़ों की फसल चौपट करने के भी जिम्मेदार हैं। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य इन बंदरों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। इतना परेशान कि लोग अपनी खेती बाड़ी छोड़ दे रहे हैं। उत्तराखंड में हो रहे लगातार पलायन के लिए भी ये बंदर बड़ी वजह हैं। वैसे तो बंदर के उत्पातों से पूरा देश परेशान है, लेकिन जब बात हिमाचल और उत्तराखंड की आती है तो यहाँ स्थिति और विकराल हो जाती है। इतनी ज्यादा विकराल कि सरकार को बंदरों को मारने के लिए इनाम घोषित करना पड़ता है। बंदरों की समझ और चतुराई का नमूना तो आप शुरुआत की कहानी से समझ ही गए होंगे, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जंगलों में रहने के लिए बने ये बंदर अब शहरों का रुख क्यों कर रहे हैं? कैसे ये बंदर उत्तराखंड में लोगों से खेती बाड़ी छुड़वा रहे हैं और उन्हें पलायन करने को मजबूर कर रहे हैं? और क्यों आपको बंदरों को खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए? जी हाँ, स्पेशली शहर के वो लोग जो बंदरों को बड़े प्रेम से, बड़े चाव से खाना खिलाते हैं, बिस्किट देते हैं, क्यों इसे बंद करने की जरूरत है? जन सरोकार के इस एपिसोड में आज बात करेंगे पहाड़ों के वीरान होने के पीछे की एक सबसे बड़ी वजह की। बात करेंगे कैसे बंदरों को खूंखार बनने के पीछे भी इंसानों का हाथ है और कैसे हम इनके चंगुल से बच सकते हैं, और क्यों हम कह रहे हैं कि ऐ शहर वालों अपने बंदर लेकर जाओ। आज बात पहाड़ और बंदरों की। बंदरों के लगातार आतंक ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। राजनीतिक दल सिर्फ वोट मांगते हैं। अगर हम वोट नहीं देते हैं तो हमसे कहते हैं तुमने वोट नहीं दिया इसलिए तुम शिकायत नहीं कर सकते। जहां मोटर मार्ग बने हुए हैं वहां वाहनों में डालकर बंदरों के झुंडों को छोड़ा जा रहा है। इन्हें कौन छोड़ रहा है, इस पर जांच हो और कार्रवाई हो। इस तरह की परंपरा समय पर नहीं रोकी गई तो किसानों को और अधिक नुकसान भुगतना पड़ेगा। वन विभाग इसके लिए कार्य करे। स्कूल जाते समय बंदर हमारे बैग छीन लेते हैं और हमारी किताबें और कॉपियां फाड़ देते हैं। हमें बंदरों से बहुत डर लगता है। कई बार तो वो हमें जख्मी भी कर देते हैं। स्कूल आते जाते समय हमें हमेशा बंदरों का डर बना रहता है। यही दर्द उन सब लोगों का है जो अभी भी शहर की चकाचौंध छोड़कर पहाड़ों में रह रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि वे लोग भी कब तक इन सब दिक्कतों को झेल पाएंगे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल में बंदर, सुअर और नीलगाय की वजह से खेती करना मुश्किल हो गया है। हिमाचल में 2007 से 2012 के बीच बंदरों की वजह से 2200 करोड़ की फसलों का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 2013 में 250 से ज्यादा गांवों में 33 करोड़ से ज्यादा की फसल बर्बाद बंदरों ने की है। हिमाचल प्रदेश में करीब 6.5 लाख हेक्टेयर कृषि जमीन है, जिसमें से करीब 75,000 हेक्टेयर जमीन बंदरों और जंगली जानवरों के कारण लोगों ने बंजर छोड़ दी है। कुछ यही हाल उत्तराखंड का भी है।
बंदरों के फसलों के नुकसान करने का कोई साफ डेटा उत्तराखंड का तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ बंदर किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके कई उदाहरण हमें मिल जाते हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 6% उत्तराखंडियों ने सिर्फ इसलिए पलायन किया है क्योंकि जंगली जानवर यहाँ की कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान पहुंचाने वालों में बंदर भी शामिल हैं। हालत ये है कि जगह जगह पर लोगों ने बागवानी करना छोड़ दिया है। बंदर केवल छोटी खेती को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि घरों में रखे सामान को भी उठा रहे हैं। ये इंसानों को भी चोट पहुंचाते हैं और ये सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि पूरे भारत पर लागू होता है। शहरों के मुकाबले गांव में ये बंदर ज्यादा खूंखार इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि गांव के अधिकतर रास्ते सुनसान होते हैं और इन रास्तों पर कोई व्यक्ति अगर खाने का सामान लेकर जा रहा होता है तो ये बंदर मौका देखकर उस पर झपटा मार देते हैं। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर्स कर रहे अमन नेगी बताते हैं कि फलासी गांव चौपता मार्केट से करीब 2 किलोमीटर दूर है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते से अक्सर भटवाड़ी, उखोली समेत अन्य गांवों के लोग सफर करते हैं। बच्चों के स्कूल जाने का भी यही रास्ता है और अक्सर बंदर खाने की चीजें हाथ में देखकर हमला कर देते हैं। इसमें कई बार बच्चे घायल भी हो जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जंगलों में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने वाले इन बंदरों ने ये सब कहां से सीखा? क्यों और कैसे ये बंदर गांव और शहरों की ओर आ रहे हैं? इन सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि क्यों आपको बंदरों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। मंकी सी, मंकी डू, ये एक अंग्रेजी कहावत है। इसका मतलब है कि बंदर वही करता है जो वो देखता है। उत्तराखंड में और भारत के तमाम राज्यों में बंदरों के उत्पात के पीछे भी यही कहावत लागू होती है। भारत में बंदरों की 14 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें सबसे आम है मैकॉक, लंगूर, लूज और गिबन। उत्तराखंड में उत्पात मचाने वाले बंदर मैकॉक नस्ल के हैं। इस नस्ल के होने की वजह से ये मिलनसार, बुद्धिमान और जमीन पर आराम से यात्रा करने में सक्षम होते हैं। इन्हें फल खाना पसंद होता है। इनके गालों पर थैलियां भी होती हैं जिससे वो जल्दी से भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। मैकॉक नस्ल के बंदरों को जंगल में एक शाखा से दूसरी शाखा पर झूलना पसंद होता है। अधिकतर ये झुंड में ही घूमते हैं। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग नियम तय हैं। बंदर घने स्वस्थ जंगल के इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। जब बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछलते हैं तो वो अनजाने में ही सही अपने हाथ से फलों के बीज जमीन पर बो रहे होते हैं। इन बीजों से जंगलों में फल होने लगते हैं, लेकिन इनका गांव और शहरों की तरफ रुख जंगल को भी उजाड़ रहा है। शहरों में आने के बाद पेड़ों की जगह बिजली के तारे और खंबे में वो लटकते हैं और कई बार करंट का शिकार हो जाते हैं। जब हम बंदर या किसी भी जंगली जानवर को कुछ खाने के लिए देते हैं तो हम उस समय उस नियम को तोड़ देते हैं जो प्रकृति ने संतुलन के लिए बनाया हुआ है, जिससे हम खुद का जीवन तो खतरे में डालते ही हैं, लेकिन खुद से ज्यादा हम उस जानवर का जीवन खतरे में डाल रहे होते हैं। इंसानों और बंदरों के बीच बढ़ती बातचीत अच्छी नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े पशु प्रेमी क्यों ना हो, जब आप जंगली जानवरों को खाना खिलाते हैं तो आप उनके जीवन को जोखिम में डाल रहे होते हैं और इंसानों पर उनकी निर्भरता बढ़ा रहे होते हैं। इससे उनकी प्राकृतिक तरीके से जीवित रहने की प्रवृत्ति कम होने लग जाती है। एक बार जब आसानी से खाना मिल जाता है तो वो खाने के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं। बंदर खुद तो ऐसा करते ही हैं, साथ ही साथ अपने पूरे झुंड को भी ऐसा करने के लिए प्रभावित करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस कैरिकेचर में इस बात का पूरा सार है। जब एक बंदर को आप खाना खिलाते हैं तो ये बात वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अपने पूरे झुंड को बताता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट अनिंद्य सिन्हा टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहते हैं कि रीसस बंदर, यानी जो बंदर आपके आसपास नजर आते हैं, इन्होंने इंसानों से कई चीजें सीख ली हैं। इन्होंने चोरी और मोल भाव करना सीख लिया है, यानी कि बंदर पहले आपका सामान चुराएगा और फिर बदले में आपसे खाना मांगेगा। ये नस्ल चोरी करना जान गई है। इंसानों के गुस्से का जवाब गुस्से से देना जान चुकी है। ये घरों में घुसने और खाना चोरी करने का हुनर भी सीख चुके हैं। बंदरों के कई समूह मानव भोजन के इतने आदी हो गए हैं कि उन्होंने इसे पाने के लिए पर्यटकों को परेशान करना सीख लिया है। कुछ बंदर इस काम में इतने माहिर हो गए हैं कि उन्हें पता है कि कौन सी चीज पर्यटकों के लिए मूल्यवान है, जिसे लेकर वो भाग जाते हैं और खाना देने पर ही वो चीज वापस करते हैं।
इंसानों द्वारा बंदरों को खाना खिलाना बंदरों के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इंसानों द्वारा आसानी से खाना मिलने के बाद ये बार बार लोगों की तरफ ही आते हैं। ऐसे में कई बार ये हाईवे के बीच आकर गाड़ियों से घायल भी हो जाते हैं। घायल बंदर को कोई भी अपने झुंड में नहीं रखना चाहता और घायल होने के बाद तो बात सर्वाइवल की आ जाती है। ऐसे में आसान खाने के लिए ना चाहते हुए भी उस घायल बंदर को मानव बस्तियों की तरफ आना पड़ता है। जब हम बंदरों को खाना देते हैं तो उन्हें हम आसान भोजन के लिए खुद पर निर्भर कर रहे होते हैं और ऐसे में जब उन्हें आसान भोजन नहीं मिलता तो वो हमला करने में भी नहीं हिचकते। जब एक बार बंदर इंसान से खाना लेने के आदी हो जाते हैं तो उनके अंदर से इंसानों का खतरा भी निकल जाता है। इसलिए बंदरों के साथ ही हमारी भलाई भी इसी में है कि उन्हें खाना ना दिया जाए। शहरवासी इन बंदरों से निजात पाने के लिए इन्हें पहाड़ों में छोड़ देते हैं, लेकिन ये और भी खतरनाक साबित होता है और पहाड़ की कृषि को बर्बाद करने वाला कदम होता है। 2013 की आपदा के तुरंत बाद छपी ये रिपोर्ट बताती है किस तरह हरिद्वार में कुंभ मेला होने से पहले पहाड़ों में बंदर छोड़े गए। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार छोड़े गए हैं या फिर अब नहीं छोड़े जाते। कई लोग चोरी चुपके ही सही लेकिन आबादी के आदतन हो चुके बंदर पहाड़ी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं। क्योंकि ये बंदर पहले ही आबादी में रहने के आदी हो चुके हैं तो पहाड़ में पहुंचकर भी ये जंगलों से निकलकर गांवों की तरफ आने लगते हैं और वजह वही है कि आसान भोजन मिले। शहर के बदमाश हो चुके बंदर पहाड़ों में जाकर वहां के बंदरों को भी बिगाड़ रहे हैं। धीरे धीरे इन आबादी वाले बंदरों की वजह से दूसरे बंदर भी गांवों की तरफ रुख करने लगते हैं और फसल की बर्बादी शुरू हो जाती है। आबादी के आदी हो चुके बंदरों को पहाड़ों में छोड़ने का मतलब है कि पहाड़ में नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों की संख्या में इजाफा करना। खैर, बंदरों के आतंक से सरकार भी वाकिफ है और उसकी तरफ से भी लगातार इन पर रोकथाम के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। आगे हम सवाल का जवाब भी लेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर बंदर शहरों की तरफ सबसे पहले आए ही क्यों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बंदरों के निवास स्थान में लगातार कमी आ रही है, यानी कि मानवीय वसत उनके जंगलों को छोटा करती जा रही है। NIS की प्राइमेटोलॉजिस्ट सिंधु राधाकृष्णन कहती हैं कि सवाल निवास स्थान से ज्यादा उनकी आदत बिगाड़ने का है। वो कहती हैं कि इंसानों ने ये सुनिश्चित किया है कि उन्हें आसानी से खाना मिल जाए। हमने उन्हें अपने खाने पर निर्भर होने की आदत डाल दी है और इस वजह से वो जंगल में मेहनत कर भोजन खोजने की बजाय आसान तरीका आजमाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो कहती हैं कि इंसान और बंदरों के बीच घटती दूरी की वजह से ये पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि इन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, तो जवाब है सब कुछ। जी हाँ, सब कुछ। सरकार ने तो इन्हें मारने का फरमान भी सुना दिया था। हिमाचल और उत्तराखंड में बंदरों को मारने का कानून भी पास किया गया है। उत्तराखंड ने तो 2019 में बंदरों को वर्मिन घोषित कर दिया था। इस श्रेणी में उन जानवरों को रखा जाता है जो खेती और जान माल का नुकसान करते हैं। बंदरों को मारने के साथ ही उनकी नसबंदी करने का विकल्प भी अपनाया गया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कोई भी प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहा है। बंदरों के लिए बाड़े भी सरकारों ने बनाए हैं जिससे बंदरों की दूसरी गतिविधियों पर थोड़ा नियंत्रण लगा है, लेकिन ये भी पूरी तरह से कामयाब नहीं है। वहीं आम लोगों के स्तर पर देखें तो कई बार लोग आतिशबाजी और थाली बजाकर जानवरों को भगाते हैं, तो कई खेतों के नजदीक के पेड़ों को काट दिया जाता है ताकि बंदरों की आवाजाही कम हो सके। ये सारे प्रयास टेम्पररी नजर आते हैं, लेकिन एक प्रयास जो कारगर होता दिख रहा है और वो है बीज बम। 2017 से उत्तराखंड में बीज बम का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत जंगलों में ग्रामीणों की तरफ से एक मिट्टी के बॉल में बीज रखकर जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं। ये काम बारिश आने से कुछ समय पहले ही किया जाता है ताकि बारिश से पानी मिल सके और बीज फलदार वृक्ष का रूप ले सके। इस मुहिम के जरिए बंदरों के लिए जंगल में ही भोजन की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार भी इस मुहिम को सपोर्ट कर रही है और कई प्रतिष्ठित NGO भी इसको लेकर काम कर रहे हैं और इसका सक्सेस रेट भी 80% के पार है।
अब उत्तराखंड वासियों के लिए एक जरूरी जानकारी है। जब तक बंदरों से निजात नहीं मिलती है, तब तक अगर कोई बंदर के हमले में घायल होता है या कोई नुकसान होता है तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार मुआवजा देती है। उत्तराखंड में बंदरों के काटने पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक यदि किसी को बंदर काट लेता है और वो साधारण रूप से घायल होता है, घायल होने के बाद पीड़ित अस्पताल में 1 हफ्ते से कम वक्त के लिए भर्ती रहता है, तो उसे 15,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। पीड़ित अगर 1 हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में भर्ती है तो 16,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा यदि हमले में कोई विकलांग हो जाता है तो उसे 3 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। वहीं मौत होने पर 6 लाख का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। फसल बर्बाद होने पर सरकार मुआवजा देती है। बंदरों के फसल को नुकसान पहुंचाने पर वन विभाग कम से कम 8,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देता है। गन्ने के खेत के लिए ये 25,000 रुपए प्रति एकड़ है। वहीं धान, गेहूं, तिलहन के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक मुआवजा मिलता है। मुआवजा लेने के लिए आपको घटना की सूचना 2 दिन के अंदर स्थानीय वन अधिकारी को देनी होगी। इसके बाद तहसीलदार या पटवारी और वन अधिकारी की ओर से निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये रिपोर्ट सहायक वन्य जीव संरक्षक और वन्य जीव प्रतिपालक को उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद अंतिम जांच रिपोर्ट 2 महीने के अंदर अंदर भेजी जाएगी और तब जाकर आपको मुआवजा मिलेगा। अब अगर आपका कभी बंदर या किसी भी जंगली जानवर से सामना हो जाए तो आप कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। बंदर हो या फिर कोई दूसरा जंगली जानवर, जब तक आप उनसे दूरी बनाए रखते हैं तब तक आप सुरक्षित हैं। पर्यावरण संगठनों के एक नेटवर्क इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार इन जानवरों से आपको कम से कम 7 मीटर यानी करीब 23 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। इससे जानवरों को खतरा महसूस नहीं होता। आपको कभी भी बंदरों और उनके बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए। आपको उनकी आंखों में भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बंदर इसे आक्रामकता के रूप में देख सकते हैं और आप पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बंदर सिर झुकाकर सीधे घूरता है, हाथों से जमीन पर छोटे छोटे झटके मारता है या फिर थप्पड़ मारता है, तो आपको चुपचाप पीछे हट जाना है। भागे नहीं और ना ही अपना डर उसके सामने जाहिर करें। बंदरों को बिल्कुल भी चिढ़ाने की कोशिश ना करें। बंदरों को खाने वाली वस्तुएं तो देने की गलती भी ना करें। अगर बंदर झगड़ रहे हैं तो आपको बीच में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही उन्हें भगाने की कोशिश कीजिए। अपने हाथों को ना छुपाएं। जब भी आप किसी रास्ते पर जा रहे हो और वहां बंदर हो तो वहां पर अपने हाथों का ना छुपाएं। उन्हें साफ दिखाएं कि आपके पास कुछ नहीं है, और अगर आपके पास कुछ है तो उन जगहों पर जाने से बचें जहां बहुतायत में बंदर होते हैं। अगर रास्ते में कोई जख्मी बंदर दिखता भी है तो गलती से भी उसकी तरफ खुद ना जाएं। आप चाहें तो वन विभाग या एनिमल वेलफेयर वालों को कॉल कर सकते हैं, जिनसे आप असिस्टेंस लेकर के उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप जितना दूर बंदरों से रहेंगे उतना ही ये उनके लिए और आपके लिए अच्छा होगा। और याद रखें कि गलती से भी बंदरों को खाना ना खिलाएं, क्योंकि उनके प्रति आपका ये प्रेम उनके लिए घातक साबित होता है और हो रहा है। याद रखिए, इस प्रकृति में हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है, अपना एक जीने का तरीका है। अगर उस जीने के तरीके को छेड़ा गया तो संतुलन बिगड़ने का नुकसान सबको झेलना पड़ेगा, हमें भी और उन्हें भी। खैर, जब पहाड़ों में खेती-बाड़ी की बात हो रही है तो चकबंदी की बात होना भी जरूरी है। क्या चकबंदी से उत्तराखंड की खेती बचेगी? क्या चकबंदी बंदरों की इस दादागिरी का सॉल्यूशन हो सकती है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जरूर देखें हमारी ये खास रिपोर्ट और जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। हमारी कोशिश उन मुद्दों पर बात रखने की है जो सीधे आपको प्रभावित करते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि जब कभी आप कमेंट्स करते हैं या कोई सजेशन देते हैं तो उस पर भी बैठ करके हम पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये बंदरों वाली जो रिपोर्ट आपने अभी देखी है, ये अमन नेगी ने हमको इसका सजेशन भेजा था, जिनका जिक्र हमने इस रिपोर्ट में भी किया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सजेशन है या कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि बात हो जो उत्तराखंड के लोगों को प्रभावित करता हो, तो हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप उत्तराखंड को जानना चाहते हैं, उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से समझना चाहते हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अब कमेंट्स में अपने सवाल, सुझाव और राय ज़रूर देते रहें। धन्यवाद।